हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज का हमारे जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो रहेगा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आजकल जो है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस लेक्चर के जरिए हम समझेंगे कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, यूसीसी होता क्या है और इसके जो है संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और इसका इतिहास क्या रहा है। फिर अंत में जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इस लेक्चर से ही संबंधित होंगे, जिससे आपको टॉपिक की पूरी समझ हो जाएगी। तो अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज क्वेरी हो तो आप मुझे मेल पे भी भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं मुद्दा कि यूसीसी जो है आज की डेट में इतना चर्चा का विषय क्यों बना है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण जो है वो ये है कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं यानी कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, उन्होंने जो है अपने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो पेश किया है। इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइटेड मुद्दा है और इस टॉपिक से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में है क्या, यानी कि जो समान नागरिक संहिता है वो होती क्या है। तो इसको अगर हम विस्तार से समझें तो हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो लॉ होंगे तभी जो है कोई व्यवस्था जो है यानी कि कोई देश जो है वो एक तरीके से एक सुचारू रूप से चल पाएगा। तो इसलिए जो है इन कानूनों की ज़रूरत पड़ती है समय समय पे। बट अगर हम कानूनों के बारे में बात करें तो बेसिकली जो है दो टाइप के कानून हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है जो क्रिमिनल लॉज होते हैं यानी कि जो आपराधिक मामले होते हैं उनसे संबंधित जो लॉ होते हैं। दूसरे जो हैं वो सिविल लॉ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉज जो है उन मुद्दों को डील करते हैं जो समाज में जो है किसी तरीके का जो है एक हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, किसी का मर्डर करना, तो ये सारे जो विषय होते हैं ये क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। बट इसके विपरीत जो है वो समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपका विवाह हो गया, मैरिज हो गया, उसके बाद जो है डाइवोर्स होता है, फिर आपके लैंड से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, उसके बाद जो है गोद लेने वाला कोई मुद्दा होता है, यानी कि जिसमें समाज के कोई दो पक्ष जुड़े होते हैं, वो सारे मुद्दे जो हैं वो सिविल मामलों में आते हैं, यानी कि इनको हम सिविल लॉस कहते हैं। अब इन दोनों में एक और फर्क हमको देखने को मिलता है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉज जो हैं वो समान रूप से सभी पर लागू होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो समान अपराध करता है तो उसको समान तरीके से दंडित किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पर अगर हम सिविल लॉज की बात करते हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं इसमें हमको अंतर देखने को मिलता है। ये जो सिविल मामले होते हैं ये कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं, यानी कि जो विभिन्न धर्मों में जो उनके जो कानून चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इनके नियम लागू होते हैं। अगर इसको उदाहरण के रूप में समझें तो अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू में हमको देखो मैरिज एक्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के जो है नियम कानून जो है वो शरीयत लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसी तरीके से अन्य धर्मों में भी अपने अपने तरीके से पर्सनल लॉ चल रहे हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है जो पर्सनल लॉज के जरिए हम देखते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की एंट्री होती है। ये मुख्य रूप से जो मुद्दे होते हैं विवाह से संबंधित, डाइवोर्स से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, अडॉप्शन और मेंटेनेंस से संबंधित जो विभिन्न धर्मों में जो नियम चल रहे हैं उनको एक ही टेबल पर आके रख देता है। यानी कि ये सभी लॉज को जो है एक कोड में बदल देता है जो कि सभी पे समान रूप से लागू होंगे। इसीलिए इसको जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जा रहा है। अब इसके पीछे एक और प्रश्न उठता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से निकल के आया है। तो ये मुख्य रूप से जो है ये यूरोप से निकल के आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है चर्च का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो वहाँ पे जो है इस तरीके से जो है कानून जो है लाए गए ताकि चर्च के प्रभाव को थोड़ा कम किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो कि सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा माहौल हो। वहीं अगर हम देखें आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स जो भारत में आते हैं तो वो भी जो है कुछ कानूनों का कोडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम एविडेंस एक्ट देखेंगे, कुछ क्रिमिनल लॉज को जो है वो बनाते हैं, सीआरपीसी बनाते हैं, आईपीसी बनाते हैं। इस तरीके से जो लॉ है वो 1835 की जो रिपोर्ट आती है उसमें रिकमेंडेशन की जाती है कि ये लॉ को कोडिफाई किया जाए, यानी कि सब पे समान रूप से लागू किया जाए। पर इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज होते हैं उसको इन कोड में नहीं रखा जाता है, उसको अलग ही रखा जाता है। फिर आगे बढ़ें तो आगे जो है 1941 में BN राव की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई जाती है जिसमें जो है हिंदू लॉ को जो कोड करने की बात कही जाती है, यानी कि हिंदू लॉ को एक
कोड के रूप में बनाने की बात करते हैं। इसीलिए जो है इनकी रिकमेंडेशन से ही जो हम देखते हैं 1956 में जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित होता है। बट इसमें जो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर अभी भी जो है पर्सनल लॉ जो मुस्लिम और क्रिश्चियन और पारसी की जो थे वो अभी भी अलग ही चल रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो ये तो एक बेसिक इतिहास हो गया जो हमने जान लिया कि यूसीसी जो है किस तरीके से समाज में निकल के आ रहा है। बट अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात करते हैं तो जब देश आज़ाद होता है ना, तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके समक्ष भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किस तरीके से करें। क्योंकि जिस तरीके से जो है हमारे देश का जो विभाजन होता है ना, तो उस स्थिति को देख के भी एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्चुअली में लागू किस तरीके से करना है। तो कई सारे डिबेट के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेसिकली आर्टिकल 44 में जगह दी जाए। अब ये आर्टिकल 44 जो है वो राज्य को निर्देश देता है कि वो नागरिकों के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करें। बट अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो आर्टिकल 44 को लेकर ही होती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति जो है वो पार्ट 4 में है, यानी कि ये जो है ये डीपीएसपी से संबंध रखता है। अब अगर हम निर्देशक तत्वों की प्रकृति समझते हैं तो ये किसी भी न्यायालय में जो है न्याय योग्य नहीं है। जिस तरीके से मूल अधिकारों के हनन के बाद जो है हम लोग आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो है डीपीएसपी में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो वहीं अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में खाली जो है गोवा जो ऐसा राज्य है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है। अब इसके पीछे भी एक अलग इतिहास है, क्योंकि गोवा जो है वो बेसिकली पुर्तगीज का जो कॉलोनी रही थी, तो वहाँ से इसने जिसको अडॉप्ट किया है। लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक किसी भी राज्य ने जो है इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाया है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन ऐसे दिए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक इशारा करती है। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, तो इन केसेस को अगर हम डिटेल में समझें, जो कि आपके मेंस राइटिंग को भी थोड़ा बूस्ट कर देंगे, अगर आप इन केसेस को मेंशन करते हैं तो आपका आंसर जो है अच्छा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला जो केस होता है वो है शाहबानो केस, जो कि 1985 में हुआ था। इसमें जो इनके जो हस्बैंड होते हैं वो इनको डाइवोर्स दे देते हैं। तो जो कोर्ट से जो डिसीजन निकल के आता है वो ये आता है कि जो मेंटेनेंस जो राशि होती है वो खाली इद्दत पीरियड तक ही दी जाएगी। अब इद्दत पीरियड बेसिकली जो तलाक के बाद का जो 3 महीने का समय होता है उसको बोला जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति होती है कि अगर मान लो किसी महिला की कोई इनकम नहीं है या कोई जीवन निर्वाह का कोई जरिया नहीं है तो वो आगे अपना जीवन कैसे चलाएगी। तो इसीलिए जो है इस मुद्दे को लेके शाहबानो जी जो है सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है इनके फेवर में जो है डिसीजन देता है कि इस तरीके की जो भी मेंटेनेंस राशि होगी वो केवल 3 पीरियड तक ना होके लाइफ टाइम दी जानी चाहिए। फिर जो है अगला केस जो है वो सरला मुदगल जी का आता है। ये जो है 1995 का केस है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली इनके हस्बैंड होते हैं वो दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाने की बात करते हैं, क्योंकि शरीयत में जो है 4 विवाह की अनुमति दी गई है। तो इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देते हैं कि इस तरीके की गतिविधि जो है ये दोनों धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न करती है। इस तरीके की किसी भी गतिविधि को जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो शायरा बानो केस आता है। ये 2017 का केस है। ये बहुत ही लेटेस्ट केस है, आपको पता ही होगा, ये बेसिकली ट्रिपल तलाक से संबंधित है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करता है और इस तरीके की किसी भी गतिविधि का वो सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ तक जो है हमने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे वो जान लिए हैं। अब हम समझते हैं कि जो उत्तराखंड का जो बिल आया है उसमें कौन कौन सी जो है की प्रोविजंस हैं, यानी कि कुछ कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमको चर्चा करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो उसमें जो बात करी गई वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कही गई है। अब ये लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली आज के आधुनिक युग की एक प्रथा है जिसमें कि बिना शादी किए जब कपल जो है एक साथ रहता है तो उस स्थिति को जो हम लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस बिल में ये कहा गया है कि यदि कोई कपल जो है उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको जो है अपने नियरेस्ट रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आगे इसमें क्या बात करेगी, इसमें ये कहा गया है कि आप जो है बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। फिर वहीं अगर कोई मैरिज होती है तो उसको 60 दिनों के भीतर जो है रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। फिर आगे देखें तो आगे इसमें जो है चाइल्ड मैरिज पे भी इसको बैन कर दिया गया है, यानी कि चाइल्ड मैरिज को भी मनाही कर दी गई है इस बिल में। और इसमें जो है मैरिज की सभी धर्मों में एक समान एज कर दी गई है, यानी कि महिलाओं के लिए जो एज होगी वो 18 वर्ष होगी और पुरुषों के लिए जो एज होगी वो 21 वर्ष कर दी गई सभी धर्मों के लिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है जो कि MCQ में अक्सर आ जाएगा, तो वो ये है कि इस जो बिल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, यानी कि जो है इस बिल के जो कोई भी प्रोविजन होंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित नहीं है, उसको इसमें पूरी तरीके से बाहर रखा गया है।
तो अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने बात कर ली पूरे बिल की और किस तरीके से आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर लेते हैं कि हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर इसके हम प्रोस देखें यानी कि इसके फ़ायदे देखें तो ये जो है हमारे समाज में एक इक्वलिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से कानून चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी धर्मों को एक समान देखा जाएगा और सभी कानून एक समान हो जाएंगे। वहीं जो है ये जेंडर पैरिटी को जो है प्रमोट करेगा, क्योंकि हमारा एक तरीके से जो समाज है उसमें जो है महिलाओं को कई रूप से क्षति पहुंचती है, तो इसमें जो है एक जेंडर पैरिटी को ये प्रमोट करेगा। फिर वहीं जो है ये सपोर्ट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन को, एक हमारे जो है अखंडता एकता की बात करेगा, क्योंकि सभी कानून जब एक जैसे हो जाएंगे तो सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाएगा। फिर वहीं अगर बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली नए जो है आदर्शवादी विचारों को जो है जागरूक करेगा, क्योंकि जो समाज में जो पुरानी जो कुरीतियाँ चलती आ रही हैं, जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, उसको ये कम करके एक नई आधुनिक सोच का जो है ये एक निर्माण करेगा। बट इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे। तो अब वो कौन से चैलेंज है? तो सबसे पहले जो है हमारी डाइवर्सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स हैं हम लोग, सोशली हम लोग बहुत डाइवर्स हैं। हमारे देश में जो है कई तरीके के समाज पाए जाते हैं, सब अपने अपने तरीके से रूल कर रहे हैं, तो इसलिए जो है प्रैक्टिकल रूप से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इस तरीके के किसी भी कानून को लागू करना। फिर इसके बाद जो है ये आर्टिकल 25 को कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजन की हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सभी धर्मों के जो लॉ हैं उसको जो है ख़त्म करके एक सिंगल लॉ में लाएगा। तो ये एक प्रकार से आर्टिकल 25 का कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि हमने बात करी कि हमारे भारत में कई तरीके से जो है समाज पाए जाते हैं, तो सबको एक टेबल पे लाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। तो अब हमने जो है सारी चीज़ें इसके बारे में जान ली हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमको पता भी लग जाएगा हमने पीछे क्या पढ़ा है और हमारी समझ कितनी डेवलप हो पाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में है क्या? तो अ लॉ दैट मैंडेट्स द अडॉप्शन ऑफ अ सिंगल रिलीजन ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कि एक धर्म सबके लिए होना चाहिए। अ लॉ दैट रेगुलेट्स द पर्सनल मैटर्स ऑफ सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है अ लॉ दैट इन्फोर्सेस अ स्पेसिफिक ड्रेस कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। चौथा जो वो कह रहा है वो कह रहा है कि अ लॉ दैट प्रमोट्स द यूज ऑफ अ सिंगल लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री। तो हमने पीछे पढ़ा है कि ये बेसिकली एक प्रकार का पर्सनल लॉ है, जो पर्सनल लॉ सभी धर्मों में चल रहे हैं, तो उनको एक करने की इसमें बात करी गई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सोसाइटी, डिस्टिंक्ट लॉ ऑफ ईच रिलीजन और नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है एक प्रकार से वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सभी पर्सनल लॉज को एक लॉ में कन्वर्ट करने की बात करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि वेयर इज मेंशन्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हम जानते हैं डीपीएसपी में मेंशन है, जो कि पार्ट 4 में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44, जो कि डीपीएसपी का एक पार्ट है, हमने पीछे ही अभी चर्चा करी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि व्हेन वाज ओरिजिनेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है इसका जो उदय कब हो रहा है? तो हमने जाना था कि 1835 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, जो कि लॉज को जो है कोडिफाई करने की बात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड? हमने बताया था कि इसमें जो है गोवा ही एक ऐसा पहला राज्य है जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि पुर्तगीज से गवर्न होता था और वहीं से इसने आपको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।